नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां एक ओर संपूर्ण देश में लॉकडाउन के चलते गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए हजारों हाथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कुछ अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा छठीगरा चौराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर देखने को मिला, जहां पर एक महिला और शाखा प्रबंधक के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें महिला अपने खाते से पैसे निकालने आई थी, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा महिला को बताया कि उसका खाता बंद हो चुका है। जब महिला ने बैंक मैनेजर को बताया कि वह अनपढ़ है, उसे उसका समाधान बताएं। इसी बात पर बैंक मैनेजर साहब उग्र हो गए और महिला के साथ अभद्रता करने लगे और इसी के साथ बैंक गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड भी महिला को मारने पीटने की धमकी देने लगा। क्या समस्या है? समस्या दिया का बच्चा भूखे मर रहे हैं। 2-4 हजार रुपया बैंक में तो मिल रहे ना। क्या काम है आपका? आपका क्या काम है? तो आप कौन सी बैंक में आई या काम की वजह? उधर लाइन में चलो। तो क्या कह रहे हैं? ये खाके बंद कह रहे खाके खाता बंद है, तुम कह रहे तुम जाओ एप्लीकेशन लगाओ हम जानते ना खड़े लिखे जाता ना हम वही थे। तो आप क्या चाहते हो? पैसा निकालना चाहते हैं हम और क्या चाहूँगे अपने बच्चे ने खाना बनाएंगे। अब मैं आपको खाता तो बंद बता रहे हैं, फिर कैसे निकालोगे? खाता बंद है तो बच्चों को करके ना। यहाँ पे एक लेडी है जिसका अकाउंट डोरमेंट अकाउंट है, ठीक है, और वो अपने डोरमेंट अकाउंट से पेमेंट के लिए बोल रही है। तो उसको केवल यही बोला है कि आप लाइन से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके थोड़ा साइड में बैठ जाओ, हम आपका जो भी प्रोसेस है वो वहाँ कंप्लीट करवा रहे हैं। इस बात को उसने समझा नहीं है प्रॉपर, और ना समझने के कारण वो यहाँ पे औरों से भी लड़ने लगी और साथ में अभी देखा भी होगा आपने पुलिस के साथ भी इसी तरीके से बात कर रही है। यही अब बैठ जाएगी, हो जाएगा काम, ऐसा कोई है। आपका नाम क्या है? मेरा योगेश कुमार। कौन सी बैंक से हैं आप? मैं यहीं ब्रांच में। जहां संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दरिंदों ने एक युवती के साथ बड़ी बेरहमी से दुष्कर्म किया। घटना मथुरा जनपद के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत गांव की है, जहां 15 अप्रैल की शाम को करीब 6 बजे एक युवती अपने पिता को खेत पर खाना देने गई थी। जब वह वापस अपने घर लौट रही थी तो 7 दबंग लोग किशोरी को जबरन खेत में ले गए और उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी। पिता द्वारा पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले FIR दर्ज कर ली है। मेरी बहन खाना लेके गई थी मेरे पापा को बाड़ी पे। कौन से दिन की बात है? ये 15 तारीख को शाम की बात है। 7:30 बजे गई है, 8:30 बजे वो रिटर्न आई है। तो क्या हुआ? गांव के 7 बंदे थे, उन्होंने मेरी बहन को खा लिया। क्या नाम है उन बंदों का? उन बंदों का नाम है, एक का नाम है साजिद, लाड़ा बोलते हैं उसको, एक का नाम है सोनू, जादू में से है, दिसंबर के रहने वाले हैं। एक है मुबीन का लड़का बिहारी, एक है कसाई में से है शरीफ का लड़का, और उसका नाम है वो मोनू, उसका नाम ऐसा ही है नईम। एक लड़का और है इसरू का, इमरान नाम है। आज आप थाने आए हो तो आज क्या किया आपने? बोली जा तू। हम रपट दर्ज करने आए हैं। तो दर्ज कर ली? और मैं खेती करता हूँ शहजादपुर में, और मेरी लड़की रोटी लेकर गई मेरी, और 15 तारीख को 8:30 बजे, और रास्ता में उसी झट भगत का आइए वहाँ मुँह रोटी देकर झट पकड़ लिए। कौन लोगों ने पकड़ी? बंदे हैं वो 7। क्या नाम है उनका? 2 पिछड़े ना हैं और 5 पिछड़ गए। क्या नाम है उन 5 का? नाम नहीं तो मैं ना जानूँ, भूल जाऊँ मैं खूब। आपको कैसे मालूम पड़ा? लड़की ने बताई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, लड़की ने बताई जो हमको। उसके बाद आप अब आ रहे हो 2 दिन बाद। हाँ, तो यहाँ किस लिए आए हो? जब लड़की ने बताई तो वहाँ घर है ना कोई भी, फिर मैं आ जाऊँ।
नाम क्या है आपका? अमर सिंह है मेरा नाम भैया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? करौली जनूबी में राजू में। अच्छा, तो आपकी फसल है आपकी ये? आप मेरी फसल है, मैं लो भेजे पे भैया खेत हूँ। अच्छा, 40,000 होगा। तो आग लगी है, इसके कोई कारण का पता चला है कि किस वजह से आग लगी है आपके इसमें फसल में? बाबू जी ऐसा है कि गाँव में कोई तो बतावे पतंगा डरे, कोई कछु बतावे, सब मोर से पता घर से आए। मौके पे कोई था यहाँ पे? मौके पे तो कोई ना देखा। और जो कल कितने बजे की समथिंग घटना है ये? जी जन्म आया। कितनी जमीन है ये? कितनी जमीन है ये? जमीन है 3 बीघे जमीन है। अच्छा, ये जमीन आपकी खुद की है या आपने भेज पे ली है? भेज पे ली है मैंने तो बाबू। अच्छा, तो पूरा नुकसान है आपका? हाँ पूरा। तो आप क्या चाहते हो शासन प्रशासन सरकार से? क्या कछु है जाए तो ठीक है भैया, मैं बहुत गरीब ज़्यादा हूँ भैया। तो आपके इसके अलावा आपके पास कोई और साधन है रोजी रोजगार का? मेरा कोई साधन नहीं है भैया। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही हो, लेकिन किसान आज भी कहीं ना कहीं भुखमरी की कगार पर है। ऐसा ही मामला छाता तहसील स्थित ब्लॉक चौमुआ के गांव तरौली में उस वक्त देखने को मिला जब एक किसान की गेहूं की फसल में आग लग गई। हम आपको बता दें कि तरौली के एक किसान ने 3 बीघा ज़मीन बटाई पर ली थी और उसमें गेहूं की फसल लगाई थी। गेहूं की फसल पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे कि किसान की पूरी फसल जलकर राख हो गई। वहीं जब इस संबंध में किसान से बात की गई तो किसान ने बताया कि वह अपने घर पर था और किसी के फ़ोन के द्वारा किसान को पता चला कि उसकी गेहूं की फसल में आग लग गई है, जिससे किसान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब जली हुई फसल को लेकर किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। देखना होगा कि प्रशासन किसान की मदद कर पाता है या नहीं। मथुरा न्यूज़ 24 चंदन सैनी, नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग शासन से प्राप्त हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में अवैध रूप से बिक्री करने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी श्रृंखला में शनिवार को मथुरा जनपद की थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा सूचना के आधार पर शहर के आर्य समाज रोड से अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते खौफ से प्रधानमंत्री द्वारा देश में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के चलते सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला जा रहा है। इसी क्रम में थाना हाईवे पुलिस और मंडी प्रशासन द्वारा अनाज मंडी में सभी आड़तिया व किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के निर्देश दिए और साथ ही साथ आड़तियों को निर्देशित किया गया कि वह अपनी अपनी दुकानों पर पानी की बाल्टी और साबुन के साथ साथ सैनिटाइजर भी रखें, जिससे कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। और साथ ही मास्क लगाने के निर्देश दिए। अगर किसानों व आड़तियों ने मास्क नहीं लगाया तो उसके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग पे पूरी कमर कस ली है और ये सारा जो सोशल डिस्टेंस का है ये एक जागरूकता कार्यक्रम है, ये आपके द्वारा भी चलाया जा रहा है। हम लोग भी व्यापारी से अनुरोध कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस से ही इस महामारी को, कोरोना को हराया जा सकता है। किस तरह अपील कर रहे हैं लोग किसानों से, मंडी मजदूरों से? हम ये अपील कर रहे हैं कि आप जो कम से कम 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर रहें। मास्क या आपका रूमाल या गमछा जो माननीय प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है उसको निरंतर जब तक व्यापारिक गतिविधियाँ आएँ उसको लगाए रखें। दूसरा हमारा ये है कि जो व्यापारियों से हम ये अनुरोध फिर कर रहे हैं कि आपकी रोजी रोटी इन्हीं किसान भाइयों से चलती है। इनको हर तरह की सुविधाएँ, चाहे वो सैनिटाइजर की सुविधा हो, चाहे वो मास्क के रूप में सुविधा हो, चाहे वो साबुन आदि से इनके हाथ धुलाने की व्यवस्था हो, आप उसको प्रत्येक दिशा में उसका अनुपालन करें। अगर वो अनुपालन नहीं करेंगे तो जो महामारी अधिनियम जो बनाया गया है इसके हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई जुर्माने चेतावनी दी गई है? हमने मास्क के लिए अभी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के यहाँ मिलता है तो हम 200 रुपये का जुर्माना उस पर लगाएंगे। इस समय की एक बड़ी खबर लुधियाना से आ रही है। लुधियाना में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल कोहली की कोरोना वायरस के चलते शनिवार को उनकी मौत हो गई। वहीं लुधियाना पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल व पुलिस फोर्स की तरफ से शोक व्यक्त किया, साथ ही उन्हें शाबाशी भी दी और कहा कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस आतंकवाद को खत्म करती है उसी तरह इस कोरोना को भी खत्म कर देगी। आज लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ACP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਹਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਨਿਡਰ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਏਰੀਆ ਕੋਆਰਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। कोरोना की लड़ाई में आप हर हालत के जितना है, क्योंकि यही जित अपनी ना केवल अपनी जित होएगी बल्कि ये पूरी ह्यूमैनिटी की जित होगी। ये लेकिन ड्यूटी के दौरान इस चीज़ का जरूर ध्यान रखो कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेनटेन हो, जिथे भी थोड़ी नाके ते कोई ड्यूटी लगाई जाती है तुसी पब्लिक के नेड़े नहीं जाना, उन्होंने भी दूरों 2 मीटर दूर रह के गल करनी है, क्योंकि गल तो आप केवल वेरीफाई ही करनी होंगी। मास्क हमेशा यूज़ करना है, हर अद्धे घंटे बाद तुसी अपने हथ साबुन नाल वॉश करने हैं। उस तो अलावा तुसी सैनीटाइजर की वरतों करनी है, ग्लव्स की वरतों करनी है। जो तुसी सोच सकते हो कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग लिए चीज़ां लोड़दी हैं उन्हां दी तुसी वरतों करनी है, ताकि ना केवल तुसी सुरक्षित रहो, पब्लिक भी सुरक्षित रहे। मगुर्रा के गांव डोमपुरा से विगत 2 दिन पूर्व एक युवक लापता है। परिजनों ने युवक के अचानक गायब होने पर अपहरण की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार मगुर्रा के गांव डोमपुरा निवासी 25 वर्षीय यतेंद्र पुत्र देवी सिंह बुधवार की सुबह करीब 8 बजे घर से मोटरसाइकिल लेकर भूसा बनाने की रीपर मशीन गांव पैठा पहुंचा। जब मशीन नहीं मिली तो बाइक सवार यतेंद्र पैठा से महमदपुर होकर गांव भवनपुरा के लिए चल दिया। रास्ते में बाइक सवार 3 लोगों ने जबरदस्ती मोटरसाइकिल छुड़ा ली। इसके बाद से बाइक सवार यतेंद्र का पता नहीं चला। इसी के चलते पीड़ित पक्ष देवी सिंह ने थाना मगुर्रा में अपने पुत्र की अपहरण की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। देवी सिंह कहाँ के रहने वाले हो? डोमपुरा। क्या कुछ मामला बता दो, अपहरण का कोई मामला बता रहे थे, क्या कुछ मामला है? मामला ये है 15 तारीख शाम को मेरा लड़का 8 बजे के लगभग रीपर जो भूस बनाने मशीन होती है उसके लिए पैठा गया था। मैंने उससे मना भी किया कि मेरी बात हुई तू बन जाए, फिर बोला ठीक है मैं है क्या हूँ, घर है वो रीपर वाला। तो वो घर गया, घर वालों ने कहा कि भवनपुरा साइड में सड़क के किनारे कहीं चल रहा है खेतों में, तो वो पैठा से एटी वहाँ चल दिया भवनपुरा के लिए। तो भवनपुरा पहुँच नहीं पाया है, उससे पहले ही उससे पीछे 3 पल्सर वाले आए हैं। 3 पल्सर वालों ने पूछा हाँ भाई भवनपुरा का रास्ता किधर है। उसने मोटरसाइकिल बाइक रोकी है, उसके पीछे से जो उतर के उसने धक्का मुक्की उसमें बजा दी, वो गिर गया है। उन्होंने मोटरसाइकिल छीन के वो मोटरसाइकिल लेके भाग गया। तो आपके बेटे मोटरसाइकिल थी? हाँ मोटरसाइकिल। कौन सी मोटरसाइकिल थी? TVS स्पोर्ट्स। और उन पर जो पल्सर थी, उन पर पल्सर में क्या लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ वो उसका मोबाइल जैसे छट गया है कहीं, फिर आध घंटे उसे ढूंढाड़ के 100 नंबर फ़ोन किया है। तो 100 नंबर आई है, 100 नंबर ने उससे पूछा है कहाँ का बेटा, कैसे क्या वाक़ा हुआ। उसने कहा है कि मैं वहाँ का हूँ डोमपुरा का, मैंने कुछ नहीं पड़ता है। अब उनकी ये तो मगुर्रा थाने के केस है। तो फिर भी वो गोवर्धन थाने ले गए उसने, लेकिन गोवर्धन ऐसो ने मना कर दिया कि यहाँ बेटे तेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। उसने लिंक रात को ही बात करा दी है ऐसो ने, और इन्होंने कह दिया कि सुबह अपने बेटे तहरीर लेकर दे जाना। वो 8-9 बजे के बीच में तहरीर देने आ गया है, 8 बजे के लगभग आ गया है मोटरसाइकिल तहरीर। हाँ तहरीर वो दे गया है कि मेरी बाइक छीन ली है, वो तहरीर उसमें लगी हुई है चौकी में। उसके बाद में वो जैसे ही घर गया है, हम खेत पर काम कर रहे, उस पर फ़ोन आया है कोई लड़के पे कि तेरी बाइक छिन गई है। कि हाँ मेरी बाइक छिन गई है। कि मैं आ रहा हूँ, तुम सड़क पे मिलना और मैं तेरी बाइक के खिलाफ वो करा दूँगा क्लेम के लिए बीमा कंपनी से, और मथुरा चल रहे हैं तो वशीष राम के पास रोड पे मिलना। तो बड़े लड़के को लेकर के वो कहे चल तू मुझे रोड पे छोड़ा। वो रोड पे छोड़ आया है, तुरंत रोड पे छोड़ के तुरंत वापस आ गया है। वो उसने ये नहीं सोचा है कौन आता है इसके पास, कौन नहीं आता है। उसने बताइए कि गोरपा का कोई मानो मान हुआ है, फाइनेंसर है किसी कंपनी में, उसका फ़ोन आया, उसके साथ मथुरा गया। अब वो आया है कोई और आया है जो वो जाने उस समय की वही बताएगा जब मिलेगा तब। तो वो फिर हमने खेत पे आते ही 9 बजे फ़ोन किया उस लड़के को, फिर फ़ोन स्विच ऑफ है अभी तक। लड़के की पता नहीं है? लड़की का पता नहीं है। पूरे रिश्तेदारों ने फ़ोन कर लिए, पूरे परिवार वालों ने फ़ोन कर लिए। क्या नाम था लड़के का? कितनी उम्र होगी? उम्र होगी 24-25 साल। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। मैं नगर के और ज़िले के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन पार्ट 2 जो आया है, इसको हमको बहुत ही जिम्मेदारी से लेना है। हमको
अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर जान है तो जहान है। और मैं सभी ब्रजवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इस ऐप को, जो कि सरकार द्वारा मिली है, आरोग्य सेतु ऐप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें और इसके द्वारा दी गई जानकारियों को समय किस देखते हुए बार बार देखें और यही आपको बचा सकता है। तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि घर पे रहें और सुरक्षित। मैं सभी ब्रजवासियों से कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पार्ट 2 का बहुत ही जिम्मेदारी से पालन करें और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। जो भी सामग्री जो भी चाहिए सरकार द्वारा आपके घर पर पहुंचाई जा रही है और इस लक्ष्मण रेखा को पार बिल्कुल नहीं करें और घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। मैं रामकिशन अग्रवाल, चेयरमैन बसेरा ग्रुप, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद, समस्त ब्रजवासियों एवं मथुरा वृंदावन निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि लॉकडाउन पार्ट 2 का सफल बनाने के लिए, कोरोना वायरस को हराने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों का पालन करें एवं घर से बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करें एवं सभी मित्रों से करवाएं। बसेरा ग्रुप की ओर से प्रतिदिन सभी समस्त ज़रूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लॉकडाउन की वजह से गरीब व निर्धन पर भोजन का संकट टूट पड़ा है। इस संकट को दूर करने के लिए स्वयंसेवी संस्था आगे आई और लोगों को भोजन प्रदान करने लगी, लेकिन प्रशासन द्वारा सख्ती किए जाने की वजह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने भोजन बांटना बंद कर दिया, जिसके बाद निर्धनों के ऊपर भोजन का संकट टूट पड़ा। इस बारे में समाज सेवी अंकुर यादव ने बताया। जी, प्रशासन की तरफ से हमें अभी तक परमिशन मुहैया नहीं कराई गई है, इस वजह से हमने कार्य को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि परमिशन जिन लोगों को दी गई है वही इस काम को करेंगे। यहाँ काफ़ी पब्लिक परेशान है, सुबह से ही यहाँ 10, 20, 50 लोग बार बार आ रहे हैं, भाई खाना नहीं है, बार बार मना करना हम पड़ रहा है। और जब तक हमारे पास लिखित में परमिशन नहीं होगी हम काम करने में असमर्थ रहेंगे। कहीं ना कहीं गरीब लोगों को परेशानी हो रही है इसके चलते। गरीब लोगों को परेशानी तो वापस लौट ही रहे हैं, सब लोग बार बार फ़ोन आ रहे हैं। तिवारीपुरम से भी अभी फ़ोन आया, वहाँ भी लगभग 100 लोग 150 लोग खाना ले जाते हैं। अभी पीरपंज से भी फ़ोन आया, भाई साहब आ जाएँ क्या, वहाँ भी लगभग 38-40 लोग प्रसादी ले जा रहे हैं। चौबच्चा मोहल्ला से भी आए हैं, वो भी अभी लौट के गए हैं। तो चारों तरफ से पब्लिक आ रही है। अभी उनको मालूम पड़ा है कि आज बंद है तो काफ़ी परेशान महसूस हो रहे हैं। बाकी यहाँ बंगाली घाट क्षेत्र में काफ़ी रिक्शे वाले हैं, भिखारी हैं। कंपूघाट क्षेत्र है आपका, पुलिस चौकी के पास है, शेल्टर हाउस बना हुआ है, उसके लोग हैं। वो सब बार बार आके भाई साहब आज प्रसादी नहीं है, आज भोजन नहीं है, आज भोजन नहीं है। नैना कहाँ की रहने वाली है आप? बाड़पुरा की। कहाँ पर आई हैं आप? यहाँ पे आए हम बंगाली घाट पे। खाना मिलता था, यहाँ भी बंद हो गया। अच्छा। बच्चे भूखे, घर पे राशन भी नहीं आ रहा हमारे घर पे। अखबार में सुना था हमने कि राशन आ रहा है घर पे, सबके घर पे, गरीबों के घर पे राशन आएगा। राशन भी नहीं दे रहे कोई भी, परेशानी हो रही है। बच्चे भूखे परेशान है, 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। यहाँ भी मिलता था, यहाँ से भी बंद हो गया। कस्बा चौमुआ में समाज सेवी पूरन सिसोदिया ने कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए कस्बा के विभिन्न हिस्सों में घर में बने कपड़े के मास्क वितरित किए। वह घर घर जाकर कस्बा के लोगों को मास्क बांट रहे हैं ताकि लोग कोरोना संक्रमण से बच सकें। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में वह सभी गरीब और मजदूरों की सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं के लिए हमने जो भी है, जैसे ग्लव्स वगैरह है, मास्क है, सैनिटाइजर है, वो पूरी एक किट सभी के लिए वितरित की है। जैसे हमारे चौकी इंचार्ज साहब आए थे, उनके भी लिए, चौकी से जितने भी कर्मचारी आए थे सबके लिए हमने एक किट दिया है नगर पंचायत की तरफ से। और हमारे स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर साहब भी आए थे, उनको भी दिया है। और नगर पंचायत के सबसे हमारी रीढ़ की हड्डी है सफाई कर्मचारी, सबसे ज़्यादा महत्व इनके लिए है कि ये रात दिन
कभी ये रात नहीं देखते हैं, कभी दिन नहीं देखते हैं सफाई के लिए, हमेशा सफाई के लिए तैयार रहते हैं। हमने आज चौमुआ नगर पंचायत की तरफ से, अपनी तरफ से इनका स्वागत किया है। कोरोना वायरस महामारी की लड़ाई में अपना पूर्ण सहयोग देने वाले सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों का जगह जगह फूलों व पटुका पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। इसी के चलते मथुरा जनपद में सभी जनपद वासियों द्वारा उनके कार्य को सराहते हुए उनका स्वागत व सम्मान किया जा रहा है। होलीगेट मंडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सफाई कर्मियों का स्वागत किया गया है। जो आज देश में और विश्व में कोरोना महामारी ने भयानक रूप ले रखा है, उसको ये लोग, हमारे सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी जी जान से, अपनी जी जान से लगे हुए हैं इसको हराने में। इन्हीं की सेवाओं को सहयोग, हमको इनके मनों को मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। इनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों का स्वागत किया है। आज भारतीय जनता पार्टी होलीगेट मंडल के द्वारा वार्ड नंबर 54 आलमगंज में प्रशासनिक कर्मचारी जिसमें थाना गोविंदनगर और चौकी बिंद्रावन गेट, मसानी चौकी और हमारे क्षेत्र के जो वार्ड नंबर 54 के जो सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, विश्वव्यापी महामारी को हराने के लिए आज हम लोगों ने ललित जी के सहयोग से, मंडल अध्यक्ष लोकेश जी के सहयोग से और हमारे कृष्णमणि सूबेदार जी के सहयोग से, हम सभी क्षेत्रीय वासियों के सहयोग से होलीगेट मंडल द्वारा आलमगंज में इनका स्वागत और सम्मान किया गया। नर्सिंग विलेज में जो कार्यक्रम जो किया गया पुलिस पत्रकार सभी लोगों का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? आज नर्सिंग विलेज के जो सभी वासी हैं यहाँ के, इनके द्वारा बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसके अंदर डॉक्टर, पुलिसकर्मी और हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और हमारे गार्ड सभी के ऊपर पुष्प वर्षा की गई है। बहुत ही सम्मान दिया गया है और एक जागरूकता भी पुलिस के द्वारा इनके अंदर, पूरी कॉलोनी के अंदर बताई जा रही है कि वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और फेस मास्क पहने जब वो बाहर जाते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके वो पुलिस प्रशासन का मदद करें। आज का कार्यक्रम सभी का सम्मान था। सीओ साहब, जो भी अधिकारी, सभी अधिकारी, वो पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स और जो भी पूरे जो लोग थे, उनको सबको हमने बड़ा सम्मान के साथ, उनको आदर सम्मान इसके साथ सम्मान किया हुआ है। जनपद मथुरा के कस्बा चौमुआ में शुक्रवार को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एसआई राघवेंद्र सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, गैर ज़रूरी काम से कोई भी घूमता हुआ ना पाया जाए, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं गौतम बुद्ध नगर में अब तक 92 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से 33 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। प्रतिदिन 150 से 200 टेस्ट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं से दूर भूखे प्यासे लोगों ने आज जिलाधिकारी आवास पर अपनी परेशानी बताई। में हम सब रहते हैं, 8 आदमी बच्चा हमारे है, हम सब इतना पानी बगैर मुँह तरसते हैं कि अभी कुछ नहीं खाने का लिए, बच्चा सभी तरसते हैं। हाँ, कुछ तुम आई कैसे यहाँ? 27 यहाँ पर नहीं है, इंदिरा मार्ट से थोड़ा अरे ये तो है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक निकल कैसे आई? तो आओ नहीं तो क्या करूँ, पेट में भूख लगा है तो आते हैं, 12 मुल्क बवाते हैं कि जैसे रोटी पानी कहीं पर मिल जाएगा तो बच्चा के दे देंगे। पुलिस भी तैनात है, वो निकलने नहीं देती, कैसे निकले? इधर दाने ले आए, गली दाने आए हैं। अच्छा, छुप के आ गए? हाँ, छुप के आए हैं। आज कहाँ पे आए? डीएम आवास। और इधर आ जाओ। डीएम आवास पे आया हूँ मैं। हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है। 3 दिन पहले आया था, संडे बोला था कि आपके यहाँ राशन पहुँच जाएगा फ़ोन करके। सर अभी तक कुछ नहीं पड़ा है, अभी तक हमारे पास राशन है नहीं खाने के लिए। हमारी एक छोटी बेटी है 2 महीने की, उसके लिए दूध के पैसे नहीं हैं। तुम करते क्या? मैं लेबर चौक पे काम करता था, लेबर दिहाड़ी है, कोई आता था ले जाता था, 200-300 जो देता था वो ले लेते थे, यही काम है हमारा। यहाँ कोई मिला? अभी तो हमें कोई कुछ नहीं मिला, हमें अभी कोई सुविधा नहीं मिली है। अभी बोले जा रहा है कि चले जाओ हो जाए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश जी की अध्यक्षता में श्री भागवत मंदिर गोपाल खार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी श्री रुद्रदेवानंद जी महाराज को धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय प्रभारी एवं मार्गदर्शक मनोनीत किया।
धर्म रक्षा संघ को विस्तार देने के लिए, धर्म रक्षा संघ की गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए आज हम वृंदावन में हमारे नया उदासीन अखाड़े के युवा महामंडलेश्वर स्वामी रुद्रदेवानंद जी को धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय प्रभारी मनोनीत करके हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। और ऐसे युवा संत जिनका के प्रभाव केवल ब्रजमंडल में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इनके शिष्यों की और इनके अनुयायियों की एक अपनी बड़ी श्रृंखला है, ऐसे व्यक्ति को धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय प्रभारी और मार्गदर्शक बनाकर हम लोग धर्म रक्षा संघ की दिन पर दिन गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसका राष्ट्रीय स्वरूप विकसित करना चाहते हैं। मोतीझील मार्ग स्थित हरिमिलाप आश्रम के समीप पेयजल की पाइपलाइन कई दिनों से टूटी हुई है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी वहां से रोज होकर गुजरते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। जब इस बारे में स्थानीय निवासी रघु अरोड़ा से पूछा गया तो उन्होंने बताया, मेरा नाम रघु अरोड़ा। रघु अरोड़ा कहाँ रहते हैं आप? मैं मोतीझील पर रहता हूँ। तो यहाँ पे हम अभी मतलब देखा कि पानी फैल रहा है, क्यों फैल रहा है पता नहीं है। 2-1 बार शिकायत भी कर चुके हैं। यहाँ एक पाइप टूटा पड़ा है, काफ़ी दिनों से शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हुआ है। इसका यहाँ गंदगी का अभाव होता जा रहा है, धीरे धीरे पानी फैलता जा रहा है और कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आपने शिकायत की नगर निगम में? नगर निगम पर एक बार कंप्लेन हो चुकी है। कंप्लेंट हो चुकी है, फिर भी कोई आया नहीं? उसके बाद भी कोई नहीं आया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे यहाँ से काफ़ी लोग निकलते हैं, फिर भी किसी ने ध्यान दिया नहीं है। यहाँ से काफ़ी पानी की वजह से काफ़ी गंदगी होती जा रही है यहाँ पर। लॉकडाउन के कारण धर्म नगरी में कई सामाजिक संगठन जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इससे प्रेरित होकर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने बसेरा ग्रुप के मैनेजर ऋषि कुंदन का दुपट्टा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि बसेरा ग्रुप के द्वारा हर रोज लोगों को 10 से 12 हजार तक भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। इस बारे में बताते हुए अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के जिला अध्यक्ष अमित ने कहा कि पिछले 25 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामकृष्ण अग्रवाल जी द्वारा ये प्रकल्प चलाया जा रहा है और अनवरत रूप से गरीबों के असहायों की सेवा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन सिन्हा के आह्वान पर यहाँ पर किया जा रहा है। ये प्रकल्प के माध्यम से उन्होंने जिन सेवा की है, इस माध्यम से हम सिर्फ ये चाहते थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामकृष्ण जी का हम सम्मान अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की तरफ से करें, ताकि इस माध्यम से बाकी लोग और जो भी समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं वो उनका उत्साह बढ़े और बाकी वो लोग भी जो है जिनकी सेवा में लगें, ताकि हम लोग उनकी भी जाकर सम्मान का कार्यक्रम कर सकें। और मैं एक सूचना और आप लोगों को देना चाहता हूँ, कल से अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल पर जो कोरोना फाइटर्स हैं, जो कि कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, देश के जितने भी इस समय जो राष्ट्रीय आपदा आई हुई है उसके खिलाफ जो जिन कोरोना फाइटर्स ने संघर्ष किया है, उन सबका कल से अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद उत्तर प्रदेश को सम्मान का कार्यक्रम करने जा रही है, जो कर्मरत रूप से जब तक कोरोना समाप्त नहीं होगा वो भी चलता रहेगा। आज वैश्य एकता परिषद के पहले रामकृष्ण अग्रवाल जी का हमने स्वागत किया है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने ऐसा काम किया है जो दुनिया में कर नहीं सकता। 12,000 पैकेट रोजाना गरीबों को वितरित करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और मैं बाल रामलीला कमेटी मथुरा का प्रेसिडेंट हूँ। मैं अपने रामलीला के मंच पर भी इनका सम्मान करूँगा, बहुत जोरदारी के साथ सम्मान करूँगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान होना ही चाहिए। कोरोना वायरस से जहां पूरा देश लड़ रहा है और देश लॉकडाउन 2 में चला गया है, और ऐसे में मुस्लिम बस्तियों में डॉक्टर्स व पुलिस कर्मियों पर हमले की आए दिन कहीं ना कहीं से तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन कान्हा की नगरी से आई यह तस्वीर उन लोगों के लिए नज़ीर है जो कोरोना योद्धा पर पथराव कर रहे हैं। शनिवार को थाना गोविंद नगर इलाके के भार्गव गली में जब पुलिसकर्मी गश्त पर निकल रहे थे, तभी मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस संबंध में मुस्लिम समुदाय के जहीर अब्बास जैदी ने बताया कि जहीर अब्बास जैदी भार्गव गली से मटिया दरवाज़ा और मथुरा कृष्ण की नगरी से आज जो है करमवीर योद्धा जो कोरोना से लड़ रहे हैं, पुलिस कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों, डॉक्टर कर्मचारी हों, इनका हमने स्वागत किया है। ये अपना घर परिवार छोड़ के हम लोगों की सुरक्षा के लिए, कोरोना के बचाने के लिए देश में जो
सेवा दे रहे हैं। वाकई में ये अल्लाह के फरिश्ते के रूप में हम लोगों के सामने हैं और इनका हम लोगों ने एक तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और फूल बरसा के इनका स्वागत किया है। सुप्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में लॉकडाउन के चलते मंदिर में भक्तों का जाना प्रतिबंध कर रखा है। इसी क्रम में शनिवार को ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने तिरुपति बालाजी का स्वरूप धारण किया। आइए कराते हैं ठाकुर जी के भव्य पोशाक और मुकुट के आपको दर्शन। यह जो पोशाक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज यही पोशाक ठाकुर श्री बांके बिहारी को पहनाई जाएगी और इस मुकुट को धारण कर ठाकुर जी तिरुपति बालाजी का रूप धारण करेंगे। शर्मा और आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर, जहाँ पर आज आनंद उत्सव के दौरान ठाकुर बांके बिहारी जी ने तिरुपति महाराज के रूप में दर्शन दिए। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के सेवायक ज्ञानेंद्र आनंद गोस्वामी जी। उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से आज भगवान ने दर्शन दिए हैं और शायद वो हमें ठाकुर जी ने आज जो मुकुट धारण किया उसके दर्शन भी कराएंगे आपको हम अपने चैनल के द्वारा। आइए जानते हैं जी। महाराज जी, आज ठाकुर मंदिर में क्या विशेष रहा और कैसे ठाकुर जी ने आज भक्तों को दर्शन दिया? आज ठाकुर जी ने फूल बंगले में तिरुपति जी के अंदर श्रृंगार हुआ, जिसका ये ठाकुर जी का तिरुपति जी का मुकुट है, उसको ठाकुर जी ने धारण किया। और कोरोना में सब लोगों को राहत मिले, ठाकुर जी के चरणों में यही हमने प्रार्थना करी, ठाकुर जी सबको इससे मुक्ति दिलाएं और सभी देशवासी हमारे जो हैं वो खुशहाल हों, सुख शांति हो, कष्टों का उनका निवारण हो। इतनी बड़ी विपदा पूरे विश्व पे आई हुई है वो दूर हो, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं।
भारत जी आज बंगला किसका बना, क्योंकि प्रति 2 दिन से कभी मीवे का बंगला बना है और एक दिन नोट का बंगला, तो आज फूलों का बंगला बना है किसी और का? नहीं, आज फूलों का बंगला बना है, क्योंकि फूल जब अवेलेबल नहीं था तब नोटों का, और कल जो है वो पिछले मतलब 1 दिन पहले जो है मेवा का फूल बंगला बनाया गया, क्योंकि स्वयं बनाना है, अंदर किसी कारीगर का प्रवेश नहीं है, और आसपास के वृंदावन में जितना फूल अवेलेबल है उसी से फूल बंगला बनना है। बाहर से कोई फूल नहीं आ सकता है, क्योंकि कोई आवाज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, और जितने भी फूल के वृंदावन के जो सैनी हैं जितना फूल दे देते हैं उसी हिसाब से फूल बंगला तैयार हो जाता है। और एक अपने हाथ से, और संग में जो मेरे जो यहाँ के बिहार जी के कर्मचारी हैं वो मेरा थोड़ा सहयोग उठा धरी में कर देते हैं, जिससे फूल बांध देते हैं, तो जिससे मेरा फूल बंगला ठाकुर जी का बहुत बढ़िया तरीके से बनना है, और ठाकुर जी के बढ़िया से जो है वो दर्शन हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी कृपा बरसा रहे हैं भक्तों पे। और मैं तो चाहूँगा कि जल्दी ठाकुर जी के दर्शन खुले, भक्त लोग आके दर्शन करें। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये महामारी जो है वो जल्दी से दूर हो। इस तरीके से हमारे साथ मौजूद रहे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत ज्ञानेंद्र आनंद गोस्वामी जी, और उन्होंने बिहारी जी के बताया कि आज बिहारी जी ने तिरुपति बालाजी के रूप में दर्शन दिए हैं, वहीं उन्होंने मुकुट के भी दर्शन कराए। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। मैं शुभम शर्मा अपने सहयोगी पवन ठाकुर के साथ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टरों के द्वारा अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में हॉट स्पॉट क्षेत्रों में किस तरह से कार्य किया जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इस विषय में चर्चा की। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया। साहब बताएं, आज की जो ट्रेनिंग है और कितनी कारगर साबित होगी आपके जो बराबर जो टीम काम कर रही है सैनिटाइजिंग का? डेली जो हमारा सैनिटाइजेशन का वर्क चल रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से, और जो हमारा उनके दिशा निर्देशन में रेगुलर जो एक काम चल रहा है उसी से रिलेटेड एक अपडेट्स हैं। पहले भी ये ट्रेनिंग काफ़ी सारी कराई जा चुकी हैं। आज हमारे उप निदेशक महोदय भी हमारे बीच में हैं, तो सीएमओ साहब के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे जो नीचे वर्कर्स हैं उनके कुछ डाउट रहते हैं कि सर मैं अभी हॉटस्पॉट एरिया में जा रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरे को इन्फेक्शन पकड़ ले। तो ये जो रेगुलर जो चीज़ें हैं, जो कि डाउट्स क्लियर करने वाली जो कार्यशाला हैं, ये पहले हम अपने स्टेशन पर भी करा चुके हैं और ये रेगुलर रूटीन में चल रही हैं। तो एक उसी टाइप की जो कार्यशाला जिसका एक आयोजन किया गया है, ताकि जो उनके मन में डाउट्स हैं, जो एक्सपर्ट की एडवाइस हैं, उनके साथ हम काम कर पाएँ और जनता को अच्छे से बचा पाएँ। बस उसी का एक ये अभ्यास। नहीं, हम लोग इन लोगों को पहले भी हम लोग प्रशिक्षित कर चुके हैं, लेकिन समय समय पर WHO के प्रोटोकॉल्स और भारत सरकार और सरकार से जो गाइडलाइंस आती रहती हैं उनसे अपडेट करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। और हम लोग जो जनपद मथुरा में जिस तरह से हम लोग निगेटिव केसेस चल रहे हैं, हमारी ये प्रयास है कि हम लोगों को सबके सामूहिक प्रयास से जनपद में किसी भी प्रकार का पॉजिटिव केस ना आए। इसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कार्य के लिए और बेहतर तरीके से कर सकें, तो हम ये फायर सर्विसेज के साथ जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं उनके साथ हम सबको प्रशिक्षित कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण पिछले कई दिनों से लॉकडाउन के चलते नगर के सभी स्कूल बंद हैं, जिस कारण बच्चों के माता पिता इस बात से चिंतित हैं कि विद्यालय के प्रबंधन समिति के लोग 3 माह का शुल्क ना लें। जब इस बारे में नगर के परिवारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं बस इतना कहना चाहूँगी, दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ जो शिक्षा को लेकर राहत दी है, जो बच्चे अभी स्कूल बंद हैं
और जो स्कूल वाले जो 3 महीनों के गैप में या फिर आगे जाके जो स्कूल की फीस वगैरह होती है उसमें राहत दी है उन्होंने। मैं बस यूपी सरकार से इतना बोलना चाहूँगी योगी जी से कि अभी लॉकडाउन के चलते जो मध्यवर्गीय परिवार हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो बस उतना ही बोलना चाहूँगी स्कूल वालों से, अगर हो सके तो बच्चों की जो 3 महीने की जो गैप अवकाश वाली जो फीस होती है उसको माफ़ कर सके अगर कर पाएँ तो। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूँ जो 40 दिन का लॉकडाउन चल रहा है उसमें मध्यम वर्गीय परिवार जो भी दुकानें जो बंद है, हमारा व्यापार नहीं चल पा रहा है। हम इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहते हैं या तो उसको फीस को कम किया जाए, अगर कम किया गया तो हम ये चाहते हैं कि इस फीस को ना ही ले स्कूल वाले, अगर लेगी तो शिक्षा शुल्क ले, जो भी अन्यथा और भी शुल्क होंगे मेंटेनेंस चार्ज है उनको ना लें। तो मेंटेनेंस चार्ज जैसे आपके वाहन शुल्क वगैरह, वाहन शुल्क है उनका, जो है वाटर शुल्क है और तुम्हारे कन्वेंस है और जो भी कोई एक्स्ट्रा उनका जो चार्ज होता है उनको ना लेकर केवल शिक्षा शुल्क ही ले, वो केवल इससे मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ रियायत भी मिलेगी और उनको ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। जो मतलब आपकी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है? हाँ जी, हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से और ये हमारी मांग पूरी की जाए। मोती झील स्थित अखंडानंद आश्रम में वल्लभाचार्य जयंती मनाई गई। शनिवार को महाप्रभु वल्लभाचार्य का 543वां महोत्सव संतों के द्वारा चित्रपट पर माल्यार्पण करके मनाया गया। अखंडानंद आश्रम में सभी भक्तों ने वल्लभाचार्य महाराज के चरित्र पर प्रकाश डाला। हमारे सनातन धर्म की दिव्य परंपरा है, यहाँ जब भी अधर्म की वृद्धि होती है, दुष्टों का विस्तार होता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप धारण करके दुष्टों का दलन करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। समय समय पर जैसे परमात्मा का अवतार होता है, तैसे समय समय पर आचार्यों का भी अवतार होता है। परमात्मा एक सीमित काल के लिए अवतार लेकर आते हैं, स्वधाम गमन कर जाते हैं, तो परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है उसको परमात्मा की ओर बढ़ाने के लिए, परमात्मा का परिचय देने के लिए, अपने आत्मस्वरूप का परिचय देने के लिए आचार्यों का अवतरण होता है। जैसे भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान का अवतार है, श्री रामानंद आचार्य भगवान का अवतार है, श्री निम्बार्काचार्य भगवान का अवतार है, वैसे श्री वल्लभाधीश का भी अवतार है। हमारे महाराज श्री के यहाँ परंपरानंद वृंदावन में महाराज जी का ऐसा विशाल हृदय था, शायद पूरे संपूर्ण विश्व में ऐसी परंपरा नहीं है कि सभी आचार्यों की जयंती एक स्थान पर मनाई जाए। भगवत कृपा से, महाराज श्री के संकल्प से हमारे यहाँ सभी वैदिक आचार्यों की जयंतियाँ मनाते हैं समय समय पर। आज श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की पावन पवित्र जयंती है। इस समय सारा विश्व एक भयंकर रोग से पीड़ित है, जिसके कारण सारा समाज त्राहिमाम कर रहा है और दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि एक दूसरे से ये रोग कोरोना पहुंचता है। इसलिए इस बार इसका विस्तार तो नहीं हो पाया, किंतु हम लोगों ने यहाँ मिलकर के आचार्य चरण का पूजन किया है। श्रीमद्भागवत कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति परंपरागत रूप से शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य का पूजन अर्चन किया गया। कोरोना वायरस के चलते सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः बेला में महाप्रभु की छवि का वैदिक रीति से पूजन अर्चन किया गया, साथ ही मधुराष्टकम का भी पाठ किया गया। इस अवसर पर उत्सव के समिति संस्थापक पंडित अमित भारद्वाज ने कहा कि मेरा नाम पंडित शशांक पाठक है। आज श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति मथुरा के तत्वाधान में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकोत्सव मनाया गया है। हर वर्ष बहुत ही सारी जनता के साथ में ये प्राकोत्सव महोत्सव मनाया जाता था, किंतु आज के समय पर कोरोना महामारी के बीच में पुष्टि मार्गीय प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी का ये प्राकोत्सव महोत्सव बहुत ही सूक्ष्म रूप में अपने घरों पर ही मनाया गया है, क्योंकि ये महामारी को किसी प्रकार से रोका जाए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की आज्ञा के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपने घरों में रह कर के ही आज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकोत्सव महोत्सव मनाया गया है। कोरोना महामारी की लड़ाई में सभी लोग अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं और इस बात से पता चलता है कि हमारा भारत एक है। इसी श्रृंखला में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा प्रगति ने अपनी पॉकेट मनी से गरीब असहाय लोगों के लिए घरों में रहकर मास्क बना रही है। इस बारे में प्रगति ने बताया कि
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर मथुरा जनपद के कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। मथुरा जनपद के कांग्रेस प्रदेश सचिव और महानगर अध्यक्ष अलग अलग कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर आए हैं और अभद्र टिप्पणी करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। माननीय राहुल जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता हैं और सांसद हैं। इनके परिवार ने दो शहादतें दी हैं। श्री राहुल गांधी जी के परिवार का पूरे देश में बहुत लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने ये उस समय का परिवार है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया। कुछ असामाजिक तत्व पिछले काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और वो राहुल जी की छवि खराब और धूमिल करने के उद्देश्य से वो लगातार पोस्टें डाल रहे हैं। हमने उनके खिलाफ थाना कोतवाली मथुरा में तहरीर दे दी है और उनके खिलाफ आज मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करता हूँ कि जहाँ जहाँ इस तरीके के असामाजिक तत्व हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को लेकर के जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो एडिटिंग कर के फ़ोटो गंदे और नग्न बना करके जो पोस्ट करते हैं, जो गलत वीडियो और अभद्र भाषा में गाली गलौज की वीडियो बना करके वायरल करते हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रत्येक कांग्रेसी खड़ा होकर के उनके खिलाफ आईटी एक्ट थानों में मुकदमे पंजीकृत कराए, क्योंकि इस तरीके की मानसिकता के लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। उनका सही स्थान जेल में सलाखों के पीछे होना चाहिए। अलीगढ़ क्वारसी थाना के मौलाना आजाद नगर अली एक का है, जिस पर मृतक के परिजनों द्वारा रुड़की प्रशासन पर मृतक को भूखा रखने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, 42 वर्षीय नेत्रपाल ऋषिकेश के गंगा घाट पर हेयर कटिंग का काम करता था। होली पर आने के बाद 18 मार्च को वापस ऋषिकेश पहुंच गया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में 25 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद नेत्रपाल वहीं फंस गया। जब खाने पीने की किल्लत हुई तो 28 मार्च को पैदल ही घर के लिए चल दिया। रुड़की जिला पहुंचने पर पुलिस ने नेत्रपाल को पकड़कर रुड़की वेदांत गेस्ट हाउस स्थित क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन कर दिया। मृतक नेत्रपाल के बेटे की माने तो उसका कहना है कि फ़ोन पर बात होते समय पापा ने बताया था कि उन्हें खाने में सिर्फ चावल दिए जा रहे हैं और पिछले 5 दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला है, जिससे उनकी मौत हो गई। ये मेरे परिवार में, ये मेरी बहन है दोनों, एक बहन और है, मैं अकेला हूँ, मेरी मदर है। मेरे पापा बाहर काम करने गए थे, हेयर सैलून का, बाल काटते बाहर जाकर गए थे। वहाँ पर लॉकडाउन हो गया अचानक 22 तारीख को। जो भी पैसा था 28 तारीख तक ख़त्म हो गया। घर आने के लिए पैदल चले मेरे पापा, वहाँ पर रोक लिया पुलिस वालों ने और पकड़ लिया, क्वारंटाइन कर दिया। वहाँ पर पकड़ने के बाद पुलिस वाले नहीं खाना देते, नहीं पीने को देते, कुछ अलग डाल दिए एक जगह, सब लोगों को डाल दिया। कुछ खाने पीने को नहीं है, सरकार कहती है खाने को मिलेगा, डेथ हुई भूख के कारण, खाने को नहीं दिया। आप जिलाधिकारी से मिले, से क्या आश्वासन? हम नहीं मिले अभी, उन्होंने कहा देखेंगे। अभी हमसे ये क्या कर गए, अभी तुमको क्या व्यवस्था चाहिए? मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, अभी सरकारी व्यवस्था नहीं कर सकते। अभी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए, राशन चाहिए। मेरे पापा को खाने नहीं दिया गया ढंग से, इसकी वजह से मेरे पापा की डेथ हो गई। कहाँ गए थे, क्या करते थे, कैसे डेथ? पापा हमारे गए थे ऋषिकेश, वहाँ पर बाल काटने के लिए गए थे, बाल काटते हैं हमारे पापा, और वहाँ से आ रहे थे तब उनको लुड़की में पकड़ लिया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। समस्या लेकर के जिलाधिकारी साहब, मैं जिलाधिकारी से मिला था नेत्रपाल के बच्चों को लेकर, और इनके फादर 15 तारीख को 15/3/2002 को 2020 को वो गए थे काम पे ऋषिकेश। इनके बाप उसका बाल काटने का काम करते हैं, ऋषिकेश गए थे। एकदम लॉकडाउन हो गया 22 तारीख को, वो वहाँ पर फंस गए। 28 तारीख को वहाँ से पैदल चले अलीगढ़ के लिए, रुड़की में उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और एक जगह उनको लॉकडाउन कर दिया गया, एक जगह रख दिया गया। लेकिन उसके अंदर उनको खाना भी नहीं मिला, अच्छा उनका भोजन नहीं मिला, उनकी दवा नहीं मिली। सरकार की लापरवाही की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से, रुड़की की एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से इनके फादर की, जिनका नाम नेत्रपाल है, उनका ध्यान हो गया।
अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, लेकिन इस विवाद का खामियाजा 1 साल के मासूम बच्चे ईशांत यादव को भुगतना पड़ा। आपको बताते चलें कि कलुआ और संजय यादव के परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें कलुआ द्वारा दिल्ली गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस द्वारा कमलेश यादव, संजय यादव और बच्चे की मां सुनीता यादव को जेल भेज दिया गया। लेकिन सुनीता के जेल जाने के बाद 1 साल के मासूम बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजन जैसे तैसे कर उसको चुप तो करा लेते हैं, लेकिन मासूम की निगाहें चारों तरफ अपनी मां को ढूंढती हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उस 1 साल के मासूम के परिजन उस बच्चे को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने उस बच्चे की मां को छुड़वाने की गुहार लगाई। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व विधायक का कहना है कि दबाव में आकर थाना पुलिस ने ऐसा काम किया है। इसको थाना दिल्ली गेट पे कलुआ परिवार से और कमलेश परिवार से झगड़ा हुआ था आपस में। महल्ले की लड़ाई है, कोई छोटी मोटी ज़मीन को लेके आपस में एक तरफा कार्रवाई कराई भाजपा के लोगों ने, जिसमें 13 लोगों के खिलाफ FIR हुई। यह है कि FIR फिर क्या हुआ उसमें 307 लगी है, 336 लगी है, 506 लगा है, 504 लगा है, 323 लगाई है, 452 लगाई है, 148 लगाई है, 147 लगाई है, SC ST लगाई है। कोई धारा बची नहीं है। इन गरीबों पर लगा के इनके एक सुनीता है, इसकी माँ, इस बच्चे की माँ सुनीता जिसकी उम्र 22 साल की है, एक संजय यादव है जो इसका फूफा है, एक कमलेश यादव है जो महिला 32 साल की। इन 3 को पुलिस ने उठा के जेल भेज दिया। इतनी धाराओं में जेल भेज दिया। मुझे तो मैंने कप्तान साहब से भी मिला था आज से 4 रोज़ पहले। मैं यहाँ के DM साहब से भी आज मिला हूँ, लेकिन मुझे कोई अभी ढंग का आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। भाजपा के लोगों ने ये कार्रवाई कराई है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते गरीब और मजदूरों के आगे बड़ी मुसीबत हो गई है, तो उन गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए अलीगढ़ के संयुक्त संविदा नर्स कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने गरीब और असहाय, जिसमें बुजुर्ग विधवा महिला भी शामिल हैं, उन सभी को 500 रुपये नगद धनराशि प्रदान कराई। उन सभी पदाधिकारियों का यह मानना था कि हमारे द्वारा ऐसे 60 परिवारों को चिन्हित किया गया है जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रिटायर्ड सहायक R प्रभाकर ने बताया, और जैसा कि हमारे बाइबल में लिखा है कि ऐसा होगा, उसके हिसाब से गरीबों की मदद करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लॉकडाउन के समय में लोग जो परेशान हैं उनकी मदद कीजिए, तो इसी उपलक्ष्य में हमने सोचा थोड़ा सा मरीजों की गरीबों की मदद कर दें, तो इसी उपलक्ष्य में हमने थोड़े थोड़े पैसे जो हैं इन लोगों को वितरित कर दिए। जी 500 रुपये दिए हैं। तो क्या करेंगे इसका? राशन भरवाएंगे घर में, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए। अच्छा, लॉकडाउन चल रहा है, क्या स्थिति है आपके घर की? फिलहाल तो अभी सही है, मगर कुछ दिन बाद ख़राब भी हो सकती है। क्या करते हैं आपके पति? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कर पा रहे हैं आप? अब नहीं। तो घर में राशन पानी का क्या चल रही है? अभी थोड़ा बहुत है, जो पहले का जो था। जहां कोरोना वायरस को लेकर जिंदगी थम गई है, वहीं दूसरी ओर नवदंपति एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बीते 21 दिन से लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं खुला तो दोनों पक्षों के परिवारजनों ने 4 लोग बुलाकर निकाह की रस्म को अदा किया। लॉकडाउन इस वजह से शादी ये हुई क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती ज़्यादातर, और 14 को खुलने वाला था, तो हमने सोचा 15 में शादी हो जाएगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको डेट आगे बढ़ाने के कारण हम लोगों को शादी करनी पड़ी, और मम्मी की तबीयत की वजह से, और उनकी बात को रखते हुए हम लोगों ने डिस्टेंस रखकर सब में और 4-5 लोगों को लेकर निकाह किया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।